नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11 की आरोह जो पुस्तक है उसमें अगला पाठ जो है अध्याय है त्रिलोचन शास्त्र का। त्रिलोचन शास्त्री हैं उनका चंपा काले काले अक्षर चिन्हित नहीं चिन्हित, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, त्रिलोचन जी ने ऊपरी ऊपर एक कथन दिया है कि कविता रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झंकोर खाती नाव को जैसे उबार लेते हैं, कविताएं भी सपनों के संग ही जीवन के साथ कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ। ये इनकी एक कविता है, उसमें से लिया गया है। कविता की इन्होंने क्या परिभाषा दी है? मेरा घर जो कविता है इनकी, इनमें से कविता की इन्होंने एक परिभाषा देने की कोशिश की है। बड़े विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें। अक्सर पूछ ले जाते हैं ऐसे कथन कि कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। कैसे देते हैं? देखो, भंवर में झंकोर खातिर नाव को जैसे उबार लेते हैं, कविताएं भी सपनों के संग जीवन के साथ कभी कभी पाँव हैं तो कभी कभी हाथ। ये इन्होंने मेरा घर परिवार से लिखी है। अब देखो, त्रिलोचन शास्त्री जी, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव है। अक्सर आरपीएससी ऐसे प्रश्न उठा लिया करती है, तो ध्यान रखिएगा मूल नाम क्या है? वासुदेव। 1917 में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तापे हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये काव्य हैं। ये इनके काव्य संग्रह हैं सारे के सारे। देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाह का सम्मान और गांधी पुरस्कार आदि मिले हुए हैं। अब इनका परिचय पढ़ते हैं। देखो, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। किस काव्यधारा के? प्रगतिशील कवि थे। ये ध्यान रखना, बड़े विद्यार्थियों के बहुत काम की बात है। और जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए कवि परिचय अच्छे से याद करना ही है। तो त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये भाषाविज्ञ शास्त्री भी हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द है वो जुड़ गया, यानी इनको त्रिलोचन शास्त्री कहा जाता है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती है। त्रिलोचन जीवन के निहित मंद लय के कवि हैं। कैसे कवि हैं? निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है, यानी प्रबल आवेग नहीं है इनकी रचनाओं में, बल्कि ये मंद गति से हैं। बिल्कुल काफ़ी कुछ स्थिर सा है। ठीक है, यहाँ तक यही बात समझ में? आगे देखिए, इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है बिल्कुल, तथा ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। इनकी भाषा है वो छायावादी रोमानियत से बिल्कुल मुक्त है, बल्कि ठेठ गांव की भाषाओं से इनकी भाषा है वो जुड़ी हुई है, गांव की ज़मीन से जुड़ी हुई है। त्रिलोचन ने अंग्रेजी के सोनेट एक छंद था, उनको स्थापित करने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि हिंदी साहित्य में कौन से कवि हैं जो सोनेट छंद को प्रतिष्ठित हैं। तो प्रतिष्ठित किसने किया था? तो त्रिलोचन जी ने। अंग्रेजी का छंद एक सोनेट, उसको हिंदी में स्थापित करने वाले प्रमुख कवि हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा में चुटकुली और नाटकीय बना करके, त्रिलोचन जी जो हैं वो भाषा को, बोलचाल की भाषा को बिल्कुल चुटकुला और नाटकीय बना करके कविताओं को नया आयाम देते हैं। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ इस प्रकार से है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति में कोई भेद नहीं समझते हैं। उनका कवि इन दोनों के बीच फाँक है वो छोड़ जाता है, फाँक की जो गुंजाइश है वो इसमें नहीं छोड़ पाता है। इसका इनका कहने का मतलब है, इनकी जो बोलचाल की जो भाषा है वो चुटकुली और नाटकीयता बना करके कविताओं को एक नया आयाम दे देती है। दूसरी बात, कविता की जो प्रस्तुति का जो अंदाज कुछ इस प्रकार से है, यानी ये जो कविता इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का कोई भेद नहीं रहता है। इनका जो कवि है इन दोनों के बीच में फाँक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, यानी नाटकीयता ला देते हैं, लयात्मक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत की जाती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, ये मुख्य कविता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये किस काव्य संग्रह से? ध्यान में रखिएगा, धरती काव्य संग्रह से। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को बड़ी काम की चीज़ है, अक्सर ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं प्रतियोगिता में। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित धरती
कविता संग्रह उसमें संकलित है। यह प्लायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त वो करती है। और कविता में अक्षरों के लिए काले काले शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि अक्षर काले होते हैं ना, उसके लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते हुए घर टूटते हैं। मतलब आर्थिक मजबूरी के कारण इंसान होता है वो दूसरी जगह अपना रोजगार व्यवसाय खोजने के लिए दूसरी जगह जाता है। दूसरी, काव्य की नायिका जो चंपा है, वो अनजाने में ही उस शोषक जो व्यवस्था है उसके प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर के उसके मन में जो अनजान खतरा है, वह कहती है कि कलकत्ते पे बजर गिरे। यानी इस कविता में कवि जो चंपा नायिका है उसको समझाता है कि तुम्हारा पति है वो परदेश में कमाने के लिए जाएगा, तो वो गुस्से में आकर के बोलती है कि कलकत्ता पे बजर गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को वो क्या करती है, प्रकट करती है। ये बात जो है अपन कविता पढ़ेंगे तो सारी बात बिल्कुल अपने समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, ये कवि परिचय और पाठ परिचय अपन ने पढ़ लिया। अब अपन कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देख रहे हो आप सभी, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित। चिन्हित का मतलब पहचानती नहीं है, यानी काले काले किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो शब्द हैं उनके लिए काले काले विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित। चंपा है, कवि कहता है कि चंपा जो है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है कि ये काले काले क्या है, उनको नहीं पहचानती है। कवि आगे कहता है मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। कवि कहता है कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो चंपा है वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, यानी मैं जब पढ़ता हूँ तो वो चुपचाप खड़ी खड़ी होकर के आराम से सुनती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है। किस बात का, कि इन शब्दों से कैसे आवाज़ निकल रही है, इस बात का चंपा को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। जब कवि पढ़ने बैठता है तो उनके पास में आकर के वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, इन काले काले चिन्हों से कैसे सब स्वर हैं वो निकला करते हैं। चंपा को इस बात का आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि इन काले काले जो चिन्ह है, चिन्ह ये किसके लिए आया है, शब्दों के लिए आया है, कि ये काले काले जो शब्द हैं उससे कैसे स्वर निकलता है, यानी इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, इन चिन्हों से, इन शब्दों से आवाज़ कैसे निकलती है, इस बात का चंपा को क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई। खड़ी बोली की कविता है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, यानी चंपा है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। कवि कहता है जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो चंपा आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है, यानी चंपा है वो चुपचाप सुनते हैं, उसे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का कि इन काले काले चिन्हों से, काले काले जो शब्द हैं उनसे आवाज़ स्वर कैसे निकला करते हैं। इस बात का चंपा को क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा किसकी है, सुंदर। सुंदर एक ग्वाला है उसकी लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। सुंदर एक ग्वाला है, वो गाय भैंस रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर के, चौपाई यानी पशुओं को लेकर के चरवाही करने जाती है। चंपा है वो पशुओं को लेकर के उनको चराने के लिए चारागाह में जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है। चंपा अच्छी है, चंचल है और नटखट स्वभाव की है लड़की। कभी कभी उद्यम मचाती है, यानी कभी कभी है वो उस लेखक होता है उससे मतलब परेशान करने लग जाती है। उधम मचाती है यानी खेलने कूदने लग जाती है, उनके साथ बातें करने लग जाती है, उधम मचाती है। कभी कभी वह कलम भी चुरा लेती है, और कभी कभी लेखक जो कवि हैं उनकी कलम चुरा ले जाती है। जैसे तैसे कवि हैं वो कहते हैं मैं ढूंढ कर जब लाता हूँ, यानी जैसे तैसे उस कलम को कवि ढूंढ करके लाते हैं तो पाते हैं कि कागज़ है वो गायब, कागज़ मतलब कागज़ गायब कर देती है, कागज़ को वो छुपा देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ, फिर कवि कहता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। ये चंपा की विशेषताएं बतलाई गई। चंपा कैसी है, चंपा अच्छी लड़की है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उद्यम मचाती है, परेशान करती है, कभी कभी कलम चुरा ले जाती है। तो कभी जैसे ही कलम को ढूंढ करके लाते हैं तो वो कागज़ को गायब पाते हैं, फिर कभी परेशान हो जाते हैं। आगे देखो, चंपा कहती है, आगे चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो। कागज मतलब कागज ही गोदा करते हो, यानी कवि जब लिखते हैं तो चंपा को आश्चर्य होता है कि कवि को कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो, यानी पूरे दिन लिखते रहते हो, दिन भर तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। ये क्या ये काम बहुत अच्छा है, कि यानी तुम पूरे दिन लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है। ये सुन करके मैं हंस देता हूँ। कवि कहता है कि ये सुन करके मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि कवि तो अपना कार्य करते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, परंतु ये अनपढ़ है, इसको पता नहीं है चंपा को, इसलिए आश्चर्य होता है। तो कवि हंस देता है, फिर चंपा चुप हो जाती है। फिर चंपा आगे प्रश्न नहीं करती है, चुप हो जाती है।
आगे देखो, उस दिन चंपा आई, यानी एक दिन कवि के पास चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम आएगा। हारे गाड़े का मतलब कठिनाई के समय पढ़ाई है वो तुम्हारे काम आएगा। हारे गाड़ी तुम्हारे काम आई, वो जो पढ़ाई है वो काम आएगी। मजबूरी के समय, कठिनाई के जो दिन होंगे उसमें पढ़ाई काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखें। गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी की इच्छा है, कवि समझाते हैं चंपा को कि महात्मा गांधी की ये इच्छा है कि सारे लोग हैं वो पढ़ लिखना सीख लें। आई बात समझ में। कवि कहता है चंपा एक दिन मेरे पास आई, तो कवि ने चंपा से कहा कि तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम आएगा, यानी कठिनाई के समय तुम्हारे काम आएगा। गांधी जी की ये इच्छा है कि सब लोग हैं वो पढ़े लिखे हों, यानी सब लोग पढ़ाई सीख लें, पढ़ना लिखना सीख लें। आगे देखिए, चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा है उसने जवाब दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं, यानी चंपा कहती है कि तुम तो कहते हो गांधी जी अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कि गांधी बाबा अच्छे कैसे हो सकते हैं, वो तो पढ़ने लिखने की बात करते हैं, तो वो अच्छे नहीं हो सकते, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहता है कि मैंने चंपा को समझाया कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा तो फिर तुम गोने गोने जाओगी, यानी तुम्हारी जब शादी हो जाएगी, ब्याह यानी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी गोने यानी मुकलावा कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। कुछ दिन बालम संग रहोगी, यानी कुछ दिन तुम तुम्हारे पति के साथ में रहोगी, फिर चला जाएगा कलकत्ता। फिर वह अपना रोजगार व्यवसाय या कार्य करने के लिए कहाँ चला जाएगा, प्रदेश यानी कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है कलकत्ता, यानी तुम्हारे घर से बहुत दूर है कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, यानी तुम तुम्हारा समाचार है वो उसको कैसे दोगी, कहाँ कैसे अपना समाचार वो पहुंचाओगी, और कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और वो तुम्हारे पास संदेशा या समाचार भेजेगा तो कैसे उसका पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना ही अच्छा है, हे चंपा पढ़ लेना ही अच्छा है, तुम पढ़ना लिखना सीख जाओ। आई बात समझ में। आगे कहता है, चंपा बोलती है तुम कितने झूठे हो। चंपा कवि को कहती है कि तुम कितने झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे होगी। हे राम, तुम तो पढ़ लिख के इतना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया या तो मैं शादी करूँगी नहीं, और अगर शादी हो गई तो मैं अपने बालम के साथ ही संग रहूँगी, तो मैं मेरे बालम के संग और साथ ही रहूँगी। कलकत्ता में मैं कभी नहीं जाने दूँगी, यानी मेरे पति को मैं कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते पर वज्र गिरे, भारी विपत्ति आ जाए प्रदेश पर, मैं तो मेरे पति के साथ में ही रहूँगी। ये एक छोटी सी कविता है त्रिलोचन शास्त्री की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।